Today we'll be doing Indian monsoon, Indian climate. इंडियन क्लाइमेट हम देखेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको पढ़ना इसको समझना। सबसे सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स है वो इसलिए है कि हर साल हमें एक नई थ्योरी मिलती है ताकि इंडियन मानसून को समझ लें कि क्लाइमेटोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी का या ज्योग्राफी का वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है जिसके बारे में आज भी बहुत सारी रिसर्च जरूरी है। लेकिन हमारे पास कुछ थ्योरीज है, जैसे थर्मल थ्योरी है, दुदले स्टम्प ने और बेकर ने दी है, इक्वेटोरियल थ्योरी है जिसको फ्लो ने दी है, जेस्ट्रीम थ्योरी बाय एस्ट। तो ये कुछ थ्योरीज हैं हमारे पास जो इंडियन मॉनसून को काफ़ी हद तक अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो इन थ्योरीज को आज हम पढ़ेंगे कि इंडियन मॉनसून कैसे होती है। इंडियन मॉनसून को हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पहली बात, द वर्ड मॉनसून अरेबिक वर्ड से आया है, का नाम है मौसिम। अब मौसिम का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी साल भर में विंड का पैटर्न जो है किसी तरीके से बदल जाता है। हम पढ़ेंगे किस तरीके से बदलता है पैटर्न। ये डिटेल में पढ़ने के लिए हमको पूरा फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम कुछ हद तक इसको समझेंगे कैसे होता है, ठीक। तो सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी विंड का पैटर्न जो बदलता है उसको हम कहते हैं मॉनसून। याद रखिए, मॉनसून का मतलब बारिश होना नहीं होता। मॉनसून का मतलब बारिश होना नहीं होता। मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ये इंपॉर्टेंट है। पहले इस विंड के रिवर्सल पैटर्न को समझने के लिए हमको कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। जैसे कि हमारे पास यह है अर्थ और यह है इक्वेटर। हम जानते हैं कि अर्थ इक्वेटर पे साल भर में 2 बार आता है। जब 2 बार आता है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विनॉक्सिस। उस समय इक्विनॉक्सिस के समय डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं, यानी दिन भी 12 घंटे का, रात भी 12 घंटे का। तो ये कब होता है 2 बार? ये होता है, एक तो होता है 23rd ऑफ सितंबर, 21st ऑफ मार्च, 23rd ऑफ सितंबर। सन जो होता है वो एक रोटेशन लेता है, यानी सन नहीं लेता, सन इज स्टेबल। सन की स्टेबिलिटी के बारे में और प्लैनेट की स्टेबिलिटी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। फिलहाल हम एज द रोटेशन ऑफ और रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज कंसर्न्ड, सन इज कंसिडर्ड टू बी स्टेबल। तो सन क्या होता है, एक बार इक्विनॉक्सिस पे आता है, फिर सपोज इक्विनॉक्सिस पे आ गया 21st ऑफ मार्च, फिर मार्च के बाद गर्मी बढ़ती है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में गया, तो 1 महीना मार्च से अप्रैल हो गया, अप्रैल से मई, मई से जून, यानी 21st ऑफ जून को सन क्या होगा? सन होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब जो टेम्परेचर यहां था, जो हीट यहां थी, जो प्रेशर यहां था, जो टेम्परेचर यहां था, जो ह्यूमिडिटी यहां थी, वो शिफ्ट हो गई यहां पर। तो सन की वजह, सन के इंसिडेंट इंसुलेशन, यानी सन का जो रेडिएशन है जो यहाँ परपेंडिकुलर था, उसके शिफ्ट होने की वजह से उसका सारा टेम्परेचर, प्रेशर और जो इफेक्ट था वो सारा वहां पे शिफ्ट हो गया। उसी तरीके से 21st ऑफ मार्च, जून के बाद 1 महीने बाद क्या हो जाएगा? 21st ऑफ जुलाई, 21st ऑफ अगस्त और फिर 21st ऑफ सितंबर, 20 सितंबर। सितंबर में फिर क्या हो गया? इक्विनॉक्सिस। फिर एक सितंबर के बाद इंडिया में ठंडी आती है, तो फिर यहाँ पर आएगा भी अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर। दिसंबर में सन कहाँ पहुंचा? कैप्रिकॉर्न में। जब सन यहाँ होता है साउथ में, तो नॉर्थ में क्या होता है? अब इंडिया कहाँ है? इंडिया यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है। इंडिया यहाँ है तो सन यहाँ पर, सन यहाँ पर हीट है नहीं, यहाँ क्या होगा? विंटर। जब सन यहाँ होता है तो यहाँ क्या होता है? यहाँ विंटर होता है। हम विंटर समर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए कहते हैं, यानी सन नॉर्थ में समर मतलब क्या? हम कहते हैं समर सीजन, यानी नॉर्थ में समर। क्यों? हम नॉर्थ में रहते हैं, या इन वर्ल्ड का 70% पॉपुलेशन नॉर्थ में रहता है। तो जब हम कहते हैं समर मतलब नॉर्दर्न समर, जब हम कहते हैं विंटर तो मतलब नॉर्दर्न विंटर। एक कहानी अलग है। जब मैं कहता हूँ विंटर तो यानी साउथ में समर है,
जब मैं कहूंगा समर, तो यहाँ साउथ में क्या है, विंटर। ओनली बिकॉज ऑफ पोजिशनल शिफ्टिंग ऑफ radiation of sun over the earth due to inclination, rotational inclination of the revolutionary inclination of the earth. अब revolutionary inclination क्या होता है तो समझते हैं हम लोग। यानी ये सन है, ये सन है, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं, जस्ट लगा के डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं और समझते हैं। यहां पे हम लेते हैं सन, दिस इज सन, और सन को रोटेट करता है अपना अर्थ। एक का रोटेशन छोटा होता है, एक का रोटेशन बड़ा होता है, ऐसे होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इलिप्टिकल, एक का रोटेशन ऐसा इंक्लाइन, ठीक है। अब एक समय इक्विनॉक्सेस होता है, मतलब अर्थ जो है रोटेट कर रहा है। अब ये सन के उस तरफ आएगा, पीछे की तरफ, ठीक है। तो हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, मतलब में आ जाए इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी एक बार अर्थ जो है यहाँ है, एक बार अर्थ यहाँ है, एक बार अर्थ यहाँ है, एक बार अर्थ यहाँ, ठीक है। अब अर्थ के कंपेयर में, सन के कंपेयर में अर्थ जो है बहुत छोटा है। बहुत छोटा मतलब एक पॉइंट भी डालने से भी छोटा है, तो लेकिन हमें समझने के लिए हम थोड़ा विजिबल बनाए। तो जब पोजीशन ऐसे हो, अब ये पोजीशन इक्विनॉक्सिस की, मतलब इस पोजीशन पे सन का जो इंसोलेशन है, जो लाइट गिरती है, वो परपेंडिकुलर कहाँ गिरती है, इक्वेटर पे, तो ये इक्विनॉक्सिस है, ठीक है। अब इक्विनॉक्सिस दो तरीके का होता है, एक कहते हैं ऑथमनल। ऑथमनल कब आता है, ऑथमनल आता है हम देखेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो सितंबर वाला जो आता है वो ऑथमनल होता है, ठीक है। और जो मार्च में आता है वर्नल होता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे जब हम रोटेशन को पढ़ेंगे डिटेल में, क्लाइमेटोलॉजी में हम डिटेल में पढ़ेंगे। या फिर आपको समझना है शिफ्टिंग को, इंक्लिनेशन को। अब एक पोजीशन होता है जब सन ऐसे होता है, अब ये इक्वेटर हो गया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो बड़ा बना ले कुछ ऐसे, ये हो गया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन का लाइट कहाँ गिर रहा है, यहाँ पर, इक्वेटर पे गिरा नहीं, पसंद में आ रहा। तो सन इज परपेंडिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये डिस्टेंस दूर है, डिस्टेंस दूर है, अब यहां हम बना लेते हैं। अब ये इक्वेटर, ये कैप्रिकॉर्न और ये कैंसर। अब सन का रेडिएशन कहां गिर रहा है, कैप्रिकॉर्न। अब सन का रेडिएशन कहां गिर रहा है, कैप्रिकॉर्न पे, नीचे वाले पे कैप्रिकॉर्न, ये कैंसर। तो हीट कहां गिरेगी, कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ हीट गिर रही है नॉर्थ में, नॉर्थ में क्या हो गया, समर, साउथ में क्या हो गया, विंटर। जैसे मैंने कहा 70% पॉपुलेशन नॉर्थ में रहती है, समर हो गया नॉर्थ में, तो मैं कहूँगा समर सीजन चल रहा है। उसी तरह वहां पे क्या कहूँगा, विंटर। लाइट कहाँ गिरी, कैप्रिकॉर्न पे, यहाँ क्या होगा, विंटर, यहाँ समर। जहाँ लाइट गिरेगी वहाँ गर्मी होगी, इस तरीके से। तो सीजनली हम देखें तो जो पोजीशन है वो इंक्लाइन होते जाती है और फिर सीधे होती है। यानी अगर मैं अर्थ को देखूं तो अब अर्थ, अब ये इक्वेटर हो गया, अब ऐसे रोटेट कर रहा है। अब जैसे इधर आएगा ये इंक्लाइन हो जाएगा, ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे इस पोजीशन पे आएगा वो फिर से धीरे धीरे सीधा हो जाएगा, ये पोजीशन पे जाएगा फिर इंक्लाइन हो जाएगा। ये पोजीशन धीरे धीरे बदलते रहती है, इक्वेटर धीरे धीरे बदलते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं सीजनल शिफ्टिंग। जैसे मैंने बताया कि सन जब इक्वेटर पे परपेंडिकुलर है तो इक्वेटर पे क्या होगा भाई, इक्वेटर पे हीट ज्यादा गिरेगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। उसी तरीके से जब सन इक्वेटर पे से कैप्रिकॉर्न पे आएगा, कैंसर पे आ जाएगा, तो वही टेम्परेचर, वही हीट, वही इंसुलेशन दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगी। तो जो प्रॉपर्टी इक्वेटर्स पे, तो वही प्रॉपर्टी अपने को क्या मिलेगी, कैंसर कैप्रिकॉर्न पे मिलेगी। कंडीशन सप्लाई, कंडीशन सप्लाई हम देखेंगे अभी।
ये जरूरी इसलिए है कि अगर हम सीखेंगे जानेंगे नहीं तो काम बस बिगड़ जाएगा। अब इक्वेटर को जब हम समझे अर्थ को, तो अर्थ पर होते हैं भाई प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट बहुत डिटेल का टॉपिक है, फिलहाल यहाँ सिंपली समझ लेते हैं। इक्वेटर पे हीट होती है। सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर, जहां गर्मी ज्यादा होगी एयर क्या करता है, राइज करता है, एयर इवापोरेट होगा, हवा में उड़ता है, राइज करता है, तो दबाव, हवा का जो दबाव होगा वो कम होगा, तो एयर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। या ठंडी होती है, हवा ऊपर से नीचे गिरता है, तो एयर का दबाव बढ़ जाता है, तो कोल्ड। तो अगर लो टेम्परेचर है तो कोल्ड होगा। लो टेम्परेचर का मतलब होता है हाई प्रेशर। सिंपल सी बात, गर्मी बढ़ेगी तो इवापोरेशन बढ़ेगा, इवापोरेशन बढ़ेगा, एयर ऊपर जाएगा, इवापोरेट होता है, तो नीचे एयर प्रेशर लो हो जाता है। लेकिन अगर कोई हवा ऊपर से नीचे गिरेगी, दबाव बढ़ाएगी, तो क्या होगा, एयर प्रेशर बढ़ेगा। यही काम एसी करता है। एसी क्या करता है, कोल्ड हवा हमको छोड़ता है, कोल्ड हवा देता है हमको। कोल्ड हवा जैसे नीचे आती है तो गर्म हवा जो नीचे है वो ऊपर आ जाती है, तो कोल्ड हवा नीचे जगह ले लेती है, कोल्ड हवा, तो वार्म एयर ऊपर आती रहती है और कंप्रेशर आपके एसी का उस गर्म हवा को बाहर निकालता है। स्टूडेंट ग्रेजुअली क्या होगा, आपका पूरा हवा जो है नीचे कोल्ड होते चले जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस लगातार आपका एसी करते रहता है। तो जो हवा एकदम नीचे होगी वो हवा ज्यादा कोल्ड होगी, जो हवा ऊपर होगी वो वार्म होगी, इसके ऊपर और वार्म होगी, इसके ऊपर और वार्म होगी। एक जनरल फिनोमेना है। इसी तरीके से एयर बिहेव करता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर और लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर। इसको समझने का बहुत ही अच्छा तरीका है। कभी आप एक कमरे में हो जहाँ एसी चल रही है और जैसे आप दरवाजा खोलते हो, आप बाहर से अंदर जाते हो उस कमरे में जहाँ एसी चल रही है, आप जैसे आप दरवाजा खोलोगे आपको तेज ठंडी हवा लगेगी, बहुत अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा, ठंडा लग रहा है आपको। वैसे जैसे आप एसी से बाहर जाओगे तब गर्म हवा फील होगी, आपको लगे एसी से बाहर आए। क्यों, एयर प्रेशर चलेगा, अब आपको क्या मिल रही है, वार्म एयर मिल रहा है, तो एयर प्रेशर वहाँ बहुत कम होता है, आप फील कर लेते हैं एयर प्रेशर बहुत कम। तो ये नॉर्मल एयर बिहेवियर, एयर इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया एयर का बिहेवियर। अब हम समझते हैं ऐसे प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं। तो इक्वेटर पे हमारे पास होता है, गर्मी ज्यादा होती है इक्वेटर पे, कि भाई सन इक्वेटर के आसपास ही घूमता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न होती है, गर्मी तो ज्यादा होती है। गर्मी ज्यादा होती है तो हम कहते हैं इसको इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। लेकिन जैसे मैं 30-35 डिग्री पे जाऊँ, 35 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री 35 डिग्री, इक्वेटोरियल 5 डिग्री और ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, और ये हो गया ट्रॉपिक, इसको कहते हैं सब ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिकल जोन। अब यहाँ पर लो प्रेशर होता है और यहाँ होता है हाई प्रेशर। यहाँ लो प्रेशर होता, हवा क्या होती है, ऊपर जाती है, हवा ऊपर जाती है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। हवा क्या करेगी, गर्म होती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद हवा कोल्ड हो जाती है, कूल होती है, कंडेंस होती है, बाइफरकेट। और जहां हवा गिरती है वहां क्या होता है, हाई प्रेशर। हवा यहाँ गिरती है, उसी तरह हवा जहां भी गिरेगी वहां क्या होगा, हाई प्रेशर। तो वैसे हाई प्रेशर बनता है। तो यहाँ भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कह लें, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो जहां राइजिंग हुई लो, जहां फॉलिंग हुई वहां कोल्ड होगा, तो हाई प्रेशर। जब हवा एक जगह गिरी तो हवा क्या होगी, दोबारा जाएगी, फिर गिरने के बाद हवा फिर कहीं ना कहीं जाएगी ना, फिर यहाँ आई गर्म होगी, फिर राइज करेगी, यहाँ आई तो यहाँ भी जाएगी, हवा दोनों तरफ जाएगी। इस तरीके से एक हम इंडियन मानसून पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये भी जगह इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पेनिनसुला यहाँ पर है। अब हवा भी नीचे गिरने के बाद आएगी ऐसे, हवा ऐसे आती, हवा ऐसे आती है ना, ऊपर भी। अब कहोगे सर हवा सीधी क्यों नहीं आ रही है, ये हवा विंड के डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट होती है, तो डिफ्लेक्ट होती है। अब ये इस तरफ हो, इस तरह के डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन होता है वो डिफ्लेक्शन बहुत ही डिफाइंड डिफ्लेक्शन होता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट कह ले या इसको हम फेरेल्स लॉ कह सकते हैं, हम पढ़ेंगे इसको बाद में, हमारा रेनफॉल का पार्ट नहीं है वो। फिजिकल ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है कोरियोलिस इफेक्ट और क्या होता है फेरेल्स लॉ, क्या होता है बॉयल्स लॉ। तो विंड गिरने के बाद ऐसे आती है, तो विंड अगर ऐसे आ रही है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो कौन से डायरेक्शन से आ रही है, साउथ ईस्ट से।
कि क्या हो गया, साउथ ईस्ट विंड हो गई। उसी तरीके से विंड यहाँ से यहाँ आ रही है, नहीं यहाँ से यहाँ जा रही है, तो कहाँ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। ये विंड कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। याद रखिए विंड जहाँ जा रही है वो डायरेक्शन नहीं, जहाँ से आ रही है उस डायरेक्शन का विंड होता है। अब इस विंड को मैं नहीं कहूंगा कि साउथ वेस्ट, नहीं, कहाँ से आ रही है वो, नॉर्थ ईस्ट। तो जहां से विंड आ रही होती है वहां पे हम नेमिंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट। अब ये दोनों विंड आई और यहाँ टकराई, यहाँ टकराती तो यहाँ क्या होता है, दो विंड मिल जाती है, दो विंड मिलती है, उसको हम कन्वर्जेंट कहते हैं। तो हम इसको कहते हैं कन्वर्जेंट जोन। कन्वर्जन क्या हो रहा है, ट्रॉपिक्स के बीच में, यहाँ भी ट्रॉपिक यहाँ भी ट्रॉपिक, तो हम इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, याद रखें। अब जैसे मैंने कहा कि कन्वर्जेंट जोन जो है, अब यहाँ पे इक्वेटर है, यहाँ पे लाइट अगर परपेंडिकुलर गिरी सनलाइट तो कन्वर्जेंट जोन हमको इसे दिखेगा। लेकिन अगर लाइट परपेंडिकुलर यहाँ नहीं गिरी, यानी कि जैसे कि मैंने कहा मार्च के बाद फिर अप्रैल मई और जून, तो यही चीजें कन्वर्जेंट जोन ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहे, ऊपर नीचे शिफ्ट होते रहे। सीजन रिवर्सल को समझते हैं। सीजन रिवर्सल क्या होता है ना, अभी हमने कहा यहां से जो विंड जाती है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। अब ये जो लाइन है ये इक्वेटर है। अब सीजन के हिसाब से हमने देखा कि इक्वेटोरियल बेल्ट यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन इक्वेटर पे क्यों है, क्योंकि वहां पे हीट सनलाइट गिर रही है। जैसे ही सनलाइट शिफ्ट होगी नॉर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ टिल्ट होगा, तो अर्थ के टिल्टेशन की वजह से सनलाइट नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे नॉर्थ में शिफ्ट होगी, यानी जो ट्रॉपिकल जोन है ITCZ इंटर ट्रॉपिकल जोन, वो भी यहां से कहां शिफ्ट हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ। यहां जो थी, यहां जो इक्वेटर था, तो वहां पर क्या था, ITCZ, लेकिन विंड जो है, यहाँ जो विंड है वो इक्वेटर को फॉलो करता है। इक्वेटर तो वही है ना, हीट शिफ्ट हुआ, हीट की वजह से टेम्परेचर शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही ये नॉर्थ को क्रॉस करेगा वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। यानी अगर मैंने कहा, जैसे कहा हमने क्रॉलिस फोर्स इफेक्ट पढ़ा और फेरेल्स लॉ पढ़ा, तो ये दोनों लॉ क्या कहते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड अलग अलग तरीके से डिफ्लेक्ट होता है, अलग अलग तरीके से डिफ्लेक्ट होता है। यानी अगर सदर्न हेमिस्फीयर में है तो विंड जहां से आ रही है वहां से लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन अगर वही काम राइट में है तो विंड जहां से आ रही है वहां राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होती है। मतलब विंड जहां से जा रही है वहां लेफ्ट, सदर्न हेमिस्फीयर, जहां से आ रही है वहां से राइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तब ये विंड कहां से जा रही है भाई, ये जा रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो लेफ्ट हो गया। इक्वेटर क्रॉस करने के बाद सदर्न में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आ जाएगा, वहां डिफ्लेक्शन क्या होगा, राइट हैंड साइड, तो वहां क्या होगी, राइट हैंड साइड में घूम जाएगी। तो जो विंड साउथ ईस्ट थी अब वो कैसी हो गई, ऐसी, ये डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये जो विंड ऐसी थी ऐसी, अब वो कैसी होगी, ऐसी, इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट। ये विंड क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। इसी रिवर्सल को, रिवर्सल क्यों हुआ कि सन ऊपर हो गया, सनलाइट ऊपर चली गई, तो ये रिवर्स हो गया, यानी जो विंड ऐसी थी वो विंड ऐसे घूम गई। इसी रिवर्सल को हम मानसून कहते हैं। यही सीजन रिवर्सल को हम मानसून के नाम से जानते हैं। इसी को हम कहते हैं इंडियन मानसून या सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अब जब हम मानसून के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो पहला कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कहते हैं थर्मल कॉन्सेप्ट, थर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन मानसून। पहली बार दिया किसने था, तो डडले एंड बेकर्स, डडले एंड बेकर्स। डडले बेकर्स की थ्योरी क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बड़ा आराम से आपको समझ में आएगी, समझते हैं। अब ये इक्वेटर है, अब मुझे पता है इक्वेटर के ऊपर अपने पास है इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, यहाँ पे हमको गुजरात मिल जाएगा, फिर इस तरीके से हमको ये, ठीक है।
सो ऊपर लिख देता हूँ ताकि हमको डायग्राम अच्छे से समझ में आए। तो थर्मल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? थर्मल कॉन्सेप्ट डिडले एंड बेकर्स। अब यहाँ अपने पास क्या है? तिब्बत, यानी हिमालय का तिब्बत, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर वगैरह, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ अपने पर राजस्थान था। हमको पता है जब हीट लैंड पे गिरती है, हीट जब लैंड पे गिरेगी तो लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होने में टाइम लगेगा। क्यों पानी गर्म होने में टाइम लगता है? क्यों? कि पानी गर्म होता है बाय कन्वेक्टिव मैकेनिज्म से, यानी जब लाइट ऊपर गिरेगी तो पानी का जो पहला लेयर है गर्म होगा, गर्म होगा तो एक्सपांड होगा, लाइट हो जाएगा, लाइट होगा तो मूव करेगा, कुछ इवापोरेट करेगा, कुछ मूव करेगा। जब मूव करेगा तो क्या होगा? नीचे का लेयर ऊपर आएगा, ये क्या होगा? ये लेयर भी गर्म होगा। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर गर्म होता है। तो गर्म होने में टाइम लेता है, लेकिन लैंड में मूवमेंट नहीं होती, लैंड स्टेबल होता है। तो जो गर्म होगा वही गर्म होगा, तो जहां तक हीट जा पाएगी तो वहां तक गर्म होता है। इसलिए लैंड में इफेक्टिव जो हीट होता है वो 1 फीट तक जाता है। इफेक्टिव हीट पेनिट्रेशन 1 फीट तक होती है, लेकिन पानी में इफेक्टिव हीट 200 मीटर तक हो सकती है पेनिट्रेशन। इसी बात को सिंपल एग्जांपल हम घर के एग्जांपल से लेते हैं। घर में अगर मैंने गैस स्टोव लगा दिया है, बर्नर लगा दिया, जल रहा है, या पानी भर दिया, तो आप देखोगे पहले यहाँ पर ये रीजन गर्म होगा। तो आपने देखा होगा कभी गर्म होने का बूंदी बूंदी निकलती है पानी के नीचे से, तो जो बूंदी बूंदी निकलती है वो तेजी से ऊपर आती है। जब वो ऊपर आती है तो आसपास का जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको भी गर्म करती है। ऊपर आने के बाद वो क्या करती है? ठंडी हो जाएगी। तो गर्म करते करते अपना हीट डोनेट करते जाएगी, हीट ट्रांसफर करते जाती है अगल बगल के मॉलिक्यूल्स को। ऊपर आके ठंडी हो जाएगी, फिर वो एक कोने में जाएगी, वहां से फिर नीचे आएगी और फिर गर्म होगी। इस तरीके से रोटेशन चलता रहेगा जब कि पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। फिर आपको बॉईल मिलेगा पानी के अंदर। जब पानी का पूरा बॉईल गर्म हो जाएगा एक टेम्परेचर पे, तो बॉइलिंग आने लगती है। तो उस तरह की बॉइलिंग जो आती है, वो बॉइलिंग, इस तरह की जो बॉइलिंग आती है वो बॉइलिंग आती है कन्वेक्टिव मैकेनिज्म की वजह से। तो पानी का हर लेयर हीट ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से गर्म होता है। ये हीट उसके अंदर पेनिट्रेट करते हुए जाती है। लाइट गिरती है तो लाइट कैसे होगी? डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे। ये डिफ्लेक्शन से क्या होता है? लाइट हीट डिस्ट्रीब्यूट करती है पानी। लैंड पे क्या हीट जहां गिरेगी तो कम लेयर को गर्म करना है, ज्यादा मोटा लेयर नहीं होता। कम लेयर को गर्म करना तो जल्दी गर्म हो जाएगी। तो लैंड जल्दी गर्म होगा, और जब जल्दी गर्म होगा जल्दी ठंडा भी होगा। और यहाँ पर गर्म होने में भी टाइम लगेगा, और पूरा 200 मीटर गर्म हुआ तो ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तो फिर लैंड जल्दी गर्म भी होता है क्योंकि कम लेयर गर्म होता है। पतला सा लेयर 1 फीट का या 200 मीटर, 1 फीट का है 200 मीटर का, हार्डली 1 फीट कितना बड़ा, इतना बड़ा ने 12 इंचेस, और 200 मीटर अप्रोक्सीमेट 3.3 फीट, तो एक मीटर होता है ना भाई। तो सोचो 200 मीटर कितना होगा। तो हीट, पानी गर्म होने में भी टाइम लगेगा, ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। हीट लैंड जल्दी गर्म भी होगा, जल्दी ठंडा भी होगा। तो होता क्या है इस कंडीशन में? थर्मल कॉन्सेप्ट में, थर्मल कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। लेट मी टॉक अबाउट इन द मंथ ऑफ जून। जून में क्या होता है? सनलाइट कहाँ होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अभी हमने देखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है? अभी यहाँ होता है, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसके ऊपर हीट बहुत ज्यादा होती है। अब ये भाई लैंड मास है हिमालय, तो यहाँ क्या होगा? हीट ज्यादा होगी। ज्यादा हीट का मतलब क्या है? लो प्रेशर। ज्यादा हीट का मतलब क्या है? लो प्रेशर। ज्यादा हीट का मतलब क्या है? लो। ये बहुत गर्म होता है, रेगिस्तान है, राजस्थान है, बहुत गर्म होता है, टेम्परेचर गोज टू 50। लेकिन पानी, जैसे मैंने कहा पहले बात, इक्वेटरी ट्रॉपिक से नीचे होता है कि नहीं? तो यहाँ जो क्या होगा? हाई प्रेशर। यहाँ क्या होगा? हाई प्रेशर। यहाँ होगा हाई प्रेशर। मतलब अगर यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर हमको क्या मिलेगा? 25 के आसपास या 30 के आसपास, या उससे भी कम। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमको 25-30 के आसपास मिलता है, और वहाँ टेम्परेचर हमको 40-45, उससे भी ज़्यादा। राजस्थान में हम देखते हैं टेम्परेचर 50 तक चले जाता है। दिल्ली में भी टेम्परेचर 43-44 जाता है। तो हाई लो प्रेशर वहाँ बन जाता है, यहाँ बन जाता है हाई प्रेशर। अब विंड कहाँ ब्लो करता है? विंड ब्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल, अगर कोई एसी में बैठा है या कोई एसी रूम है,
तो जैसे आप दरवाजा खोलोगे आपको ठंडी हवा बाहर आएगी, यानी बाहर क्या है लो प्रेशर, अंदर क्या है ठंडी हाई प्रेशर, तो ठंडी हवा तुरंत बाहर जाएगी। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि भाई आप अंदर बाहर से अंदर जाओगे तो गर्म हवा अंदर लेके चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा ना। कभी देखा है कोई एसी में जो बैठा हो बाहर से आने वाले के बाद उसको गर्म गर्म फील होता है, ऐसा नहीं। लेकिन जो जब आप दरवाजा खोलोगे तो जो बाहर बैठा उसको ठंडी हवा फील आता है, बिकॉज विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। हमको यहाँ पता है यहाँ पर क्या है ट्रॉपिकल कैंसर, तो हमने एक चीज बात की थी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो यहाँ मिलेगा हमको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ मिलेगा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। लेकिन जैसे ही सन शिफ्ट होता है ये और भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हमने वहां 30-35 पढ़ी थी, यहाँ 40-45 हो जाएगा। वहां हमने देखा 35-40 पढ़ी थी, या और ऊपर हो जाता 40-45 हो जाएगा। कि हीट है तो एक्सपांड होगा तो बढ़ जाएगा, तो जैसे सन होगा तो जो मैंने कहा जैसे सन ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर भी सब कुछ ऊपर चले जाता है। तो जो 30-35 पे मिलती थी हमको या 35-40 पे मिलती थी 40-45 पे चले जाए। अब जो विंड यहाँ सारी होती इतनी होगी छोटी सी, राइट, तो पूरा गर्म ही है तो वहां राइजिंग ज्यादा होगी, तो ये विंड का इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। लेकिन जो विंड यहां से आ रही है, यहां से, जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट विंड, इसको हम ट्रेड विंड भी कहते हैं। ट्रेड विंड के पीछे कॉन्सेप्ट है, पहले आप देखोगे कि बड़े बड़े मोटर्स नहीं होते थे जहाजों में, जो पानी की जहाजें होती थी तो लकड़ी के लोग बनाते थे और वो आपने देखा होगा फ्लैग्स लगाते थे, वो कपड़े बांध कर चलाया करते थे, तो कपड़े को विंड के डायरेक्शन में घुमाते थे और वो उस एंगल से शिप को डायरेक्शन देते थे। तो इस जगह जो ट्रेडिंग होती थी इन विंड के सहारे होती थी, इस वजह से हमने इसका नाम पड़ गया है ट्रेडिंग। तो डायरेक्शन क्या है साउथ ईस्ट। तो अभी मैंने कहा कोरालिस इफेक्ट क्या होता है, तो जैसे ही आप राइट हैंड साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे विंड कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे विंड कहाँ डिफ्लेक्ट होगी, राइट हैंड साइड। यहाँ क्या है ओशन है, इंडियन ओशन, यहाँ पे क्या मिलेगा मॉइस्चर मिलेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी, पानी मिलेगा, क्या बनेगा क्लाउड बनेगा। क्लाउड कैसे बनता है हम पढ़ेंगे, क्या बनेगा क्लाउड बनेगा, इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन क्या बनाता है क्लाउड बनाएगा। और क्लाउड क्या होगा, ये विंड क्लाउड को ढकेलेगी और यहाँ अपने पास है वेस्टर्न घाट, तो विंड जैसे आगे ढकेली जाएगी तो यहाँ अपने पास है वेस्टर्न घाट, और विंड ऐसे ही चारों तरफ जाती है, यहाँ से आएगी तो यहाँ जाएगी, यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ क्या है हाई प्रेशर, तो विंड यहाँ से कहाँ घूम जाएगी, फिर यहाँ घूम जाएगी, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ विंड घूम जाएगी। तो हमको दोनों ही डायरेक्शन से, यहाँ से भी रेनफॉल मिलेगी, तो विंड ऐसे आती है, ऐसे ऐसे, और यहाँ विंड ऐसे आती है। याद रखें रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यूपीएससी ने पूछा है, यहाँ से वहां पे रेनफॉल कम होती है, यहाँ रेनफॉल ज्यादा होती है, क्यों, यहाँ पर हमारे पास हिमालय है, तो विंड यहीं पे कन्वर्ज होती है, और यहाँ पे ओशन बहुत नजदीक होता है, यहाँ ओशन बहुत दूर होता है, ठीक है। ये रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसके लिए, पेनिनसुला के लिए नहीं, क्योंकि रेनफॉल जो इंडिया में मिलती है, रेनफॉल जो इंडिया में मिलती है वो 60% या 65% रेनफॉल इसकी वजह से मिलती है, और 35% रेनफॉल जो हमको मिलती है इसकी वजह से मिलती है। तो डिक्रीज हो रहा है, कम है रेनफॉल, तो रेनफॉल यहाँ से वहाँ कम होते जाए। सो रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट याद रखिए। और जो मैक्सिमम रेनफॉल हमको मिलती है बंगाल में, यूपी बिहार में, वो ईस्ट विंड की वजह से मिलती है, ना कि ईस्ट विंड की वजह से, ठीक है। तो हमको मिला, इसको हम कहते हैं थर्मल कॉन्सेप्ट। तो थर्मल यानी हाई प्रेशर लो प्रेशर की वजह से हीट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इफेक्टिव होता है, याद रहेगा आपको थर्मल कॉन्सेप्ट। और वैसे ही जब जैसे ही अभी जून बिचा, जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त में सन जो होगा शिफ्टिंग नीचे आते जाएगा, समझा ना आपको। जैसे जून हुआ तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो विंड जो है विड्रॉ होते जाएगा, और जैसे सितंबर होगा इक्वेटर यहाँ पर आ जाएगा, तो जो टेम्परेचर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड था वो खत्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पर विंड जाएगा ही नहीं, जब विंड यहाँ जाएगा तो यहाँ रेनफॉल होगी नहीं। सितंबर के बाद रेनफॉल क्या होता है, विड्रॉ हो जाता है,
तो दिस इज कॉल्ड विड्रॉल ऑफ रेनफॉल। लेकिन जब रेनफॉल आया तो पहले रेनफॉल कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना। तो जब पहले रेनफॉल यहाँ होता है, पहला रेनफॉल, तो उसको हम कहते हैं मैंगो शावर, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से राइपनिंग ऑफ मैंगो जल्दी हो जाता है, इसलिए आपको अल्फांसो वगैरह जल्दी खाने को मिलता है। आपको मार्च में ही, अप्रैल में ही जाली पड़ जाते हैं आम में, और वो आम को तोड़कर पकाने के लिए रख देते हैं, तो आम को आपको अप्रैल के एंड में आम पके हुए आम मिलने लगते हैं अल्फांसो। वो टेस्ट नहीं मिलता क्योंकि वो कच्चे आम को ही तोड़ लेते हैं और उसको पकाते हैं। आम जैसे मई के बाद जो आम तोड़े जाएंगे और जो जून में खाएंगे, जून के एंड में आप खाएंगे या जुलाई के फर्स्ट वीक में खाएंगे, आम ज्यादा मीठा होता है क्योंकि इसके अंदर आम में राइपनिंग ज्यादा हो जाती है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, तो ह्यूमिडिटी यहाँ से बढ़ती है। तो पहला रेनफॉल जो यहाँ होगा उसको मैंगो शावर कहते हैं। जो कर्नाटका में केरला के बीच में आता है, जहाँ रेनफॉल आती है, उसको हम चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। चेरी ब्लॉसम यानी कर्नाटका केरला, इसका नाम क्यों पड़ा है, इसका नाम इसलिए पड़ा है जो कॉफी का प्लांटेशन है जो कॉफी का प्लांटेशन है, उस पर पानी पड़ते ही फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, तो इस विन को हम कहते हैं भाई चेरी ब्लॉसम। इसलिए होता है, जैसे मैंने बात की, कॉफी पे जो फूल होते हैं वो खिलने लगते हैं, चेरी ब्लॉसम। दूसरी विंड इसको हम कहते हैं नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर को समझने के लिए समझना पड़ेगा, एक विंड इसका नाम है लू। लू क्या होती है, लू विंड ब्लो करती है नॉर्थ वेस्ट से, इन द रीजन ऑफ सुलेमान रेंज ऑफ पाकिस्तान से, फिर राजस्थान से होते हुए विंड आती है यूपी बिहार, दिल्ली यूपी बिहार बंगाल तक। और वे जो लू होती है वो ड्राई और डस्टी होती है। ड्राई क्यों, क्योंकि भाई गर्मी में ब्लो करती है, लो प्रेशर में ब्लो करती है। डस्टी इसलिए क्योंकि डेजर्ट से ब्लो करती है, राजस्थान से आती है, तो ड्राई एंड डस्टी होती है। ये विंड के ड्राइनेस होने की वजह से जो गेहूं की फसल है वो सूख जाती है, कुरकुर हो जाती है, नहीं रोस्टिंग हो जाती है, रोस्ट हो जाती है। तो किसानों को पता चलता है कि भाई कटाई का सीजन आ गया। जब गेहूं में कहते हैं ना कुरमुरानेस आने लगे, तो उनको पता चलता है हाँ काट सकते हैं हम, तो गेहूं की कटाई का सीजन चालू होता है। इस सीजन के त्योहार को बैसाखी कहते हैं पंजाब में, तो वही है बैसाखी। और यही विंड जब बंगाल में पहुंचती है, ड्राई विंड, तो जो सदर्न बंगाल है वहां पे इसको हम काल बैसाखी कहते हैं। तो नॉर्वेस्टर को ही लू कहते हैं हम, या काल बैसाखी। तो जो नॉर्वेस्टर नाम है वो सदर्न बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं। काल